अच्छा देखें, कल तक हमने जो किया था ना, तो उसमें हमने एक HTML का फ्रंट एंड बनाया था, और HTML के फ्रंट एंड से हमने तकरीबन सारी API भी टेस्ट कर ली थी। और इससे हमारी ये टेस्टिंग भी हो गई कि फ्रंट एंड से एक चीज़ चल रही है और बैक एंड जो है उसे सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो हमारा फ्रंट एंड है वो होना है नेक्स्ट जेएस से। तो नेक्स्ट जेएस जो है वो फ्रंट एंड के लिए हम यूज़ करेंगे, और बैक एंड जो है उसमें हम नोड जेएस यूज़ करेंगे। बहुत से लोगों का सवाल ये होगा कि अगर आप नेक्स्ट जेएस यूज़ कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट जेएस के पास अपना भी बैकएंड होता है, तो उसके अंदर एपीआईज क्यों नहीं बना रहे हैं। तो देखें, नेक्स्ट जेएस का जो अपना बैकएंड होता है ना, वो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कभी भी नहीं होता, वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए होता है। तो अगर आपकी छोटी एपीआई है और बड़ी कोई कॉम्प्लेक्स एपीआई नहीं है, तो फिर आप नेक्स्ट जेएस का अपना जो बैक एपीआई बनाने वाला route.ts होता है, उसमें एपीआई जो आप बना सकते हैं वो कर सकते हैं। वरना आपको कोई भी रिकमेंड नहीं करता कि आप कॉम्प्लेक्स या फिर बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो बैकएंड है वो नेक्स्ट.js का अपना जो है वो यूज़ करें। आप क्या करें, नोड.js का बैकएंड यूज़ करें जो हम अभी करते हुए आ रहे हैं। और नोड.js ही बैकएंड के लिए बेहतर है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न के हिसाब से भी आपका बैकएंड अलग होना चाहिए, आपका जो फ्रंट एंड है वो अलग होना चाहिए। तो फ्रंट एंड हमारा पूरा नेक्स्ट.js से होगा, और बैकएंड जो है वो हमारा होगा नोड जेएस है। तो नेक्स्ट जेएस नोड जेएस, नेक्स्ट जेएस नोड जेएस, ठीक है। अब ये जो फोल्डर आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये फोल्डर आपके क्लास ओथ के नाम से जो बना हुआ है, इसके अंदर आपका वो पूरा बैकएंड है नोड जेएस वाला, जो हम 3 4 5 6 दिन से करते हुए आ रहे हैं। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इस फोल्डर के अंदर आया हूँ, इस पूरे को कट कर रहा हूँ और एक फोल्डर बना रहा हूँ। इसका नाम मैं रख रहा हूँ बैक एंड, और बैक एंड के अंदर जाकर इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो अब सारी चीज़ें बैक एंड के फोल्डर के अंदर में आ गई हैं, ठीक है। बैक एंड का जो भी था वो बैक एंड के फोल्डर में आ गया। और एक फोल्डर मैं बना देता हूँ फ्रंट एंड, और एक आ गया आपका फ्रंट एंड का खाली फोल्डर, इसके अंदर में आया तो कुछ भी नहीं है। तो अब आपके पास क्या हो गया, दो अलग अलग फोल्डर हो गए, एक बैक एंड का फोल्डर है, एक फ्रंट एंड का फोल्डर है। अब मैं VS कोड को किस में खोलूं, मैं VS कोड को किस में खोलूं, तो मैं VS कोड को खोलूंगा ऐसे जगह पर जहां पर ये दोनों फोल्डर मुझे नजर आ रहे हैं, मतलब इस जगह पर। तो यहाँ पर मैं VS कोड को जब ओपन करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक फ्रंट एंड का फोल्डर है, एक बैक एंड का फोल्डर है। बैक एंड के अंदर पूरी बैक एंड की चीज़ें लिखी होंगी, इसको बंद कर देते हैं। फ्रंट एंड को खोलेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसे भी बंद कर देते हैं। अब आपको ना दो यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान जो है वो सबसे ज़्यादा रखना है। क्या, आपका जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल की जो ये लोकेशन है, ये टर्मिनल आपके मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर खुलेंगी। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो सारे पुराने टर्मिनल बंद कर देते हैं। सबसे पहले हमारा काम जो करते हुए आ रहे हैं, हम अपने बैकएंड के सर्वर को चलाते हैं, हम अपने डॉकर को चलाते हैं, हम अपने टेबल को चलाते हैं। ये वाला काम करना है। अब मैंने क्या बोला, ध्यान किस पर देना है, एड्रेस के ऊपर, पाथ के ऊपर ध्यान देना है। तो टर्मिनल खोला, क्या ये सही बात है? बिल्कुल भी नहीं है। आपको बैकएंड के अंदर ये खोलना है। बैकएंड पर राइट क्लिक किया, फोल्डर में कॉपी रिलेटिव पाथ को कॉपी किया, यहाँ पर आकर चेंज डायरेक्टरी का जो शॉर्ट फॉर्म होता है CD, उसको लिखकर बैकएंड जो भी कॉपी रिलेटिव पाथ में जो भी आया वो पेस्ट किया और एंटर कर दिया। अब आप कहाँ पर आ चुके इस टर्मिनल में, बैकएंड के फोल्डर। बैकएंड के फोल्डर में आ गए। तो ये वाला टर्मिनल मेरा बैकएंड का हो गया, ठीक है। ये टर्मिनल मेरा बैकएंड का हो गया। अब मैं यहाँ से ना अपना काम शुरू करता हूँ। आए ज़रा बैकएंड के फोल्डर को खोलते हैं, और जैसे हम नॉर्मल पहले काम कर रहे थे, हम बैकएंड के फोल्डर में आ गए। अब वैसे ही सारा काम करूंगा। कैसे करूंगा, क्लियर करते हैं। नोड इन हाइफन हाइफन वॉच index.js को चलाओ, ये चला, ठीक है। डॉकर को भी देख लेते हैं, डॉकर चल रहा है या नहीं। पहले सॉफ्टवेयर देख लेते हैं डॉकर का। डॉकर का सॉफ्टवेयर तो मतलब डॉकर डेस्कटॉप जो है वो चल रहे हैं, कंटेनर हो सकता है बंद हो।
तो हम क्या करते हैं, एक फिर से नया टर्मिनल लेते हैं। अब इसमें लोकेशन को देखना है, गलत लोकेशन है। बैकएंड के फोल्डर को राइट क्लिक किया, कॉपी रिलेटिव पाथ किया, सबसे पहले बैकएंड के फोल्डर में आए, आ गया मैं अंदर। ये लोकेशन बता रहे हैं कि मैं बैकएंड के फोल्डर में हूँ। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, डॉकर कंपोज अप हाइफन डी। तो इसने कहा कि ये भी चल रहा है, ठीक है, तो डॉकर भी चल रहा है हमारा। सम अगला काम क्या है, वालेकुम सलाम, अगला काम क्या है कि टेबल को चलाना है। npx, क्या मेरी लोकेशन सही है बैकएंड की? बिल्कुल ठीक है। npx drizzle get push, नो चेंजेस डिटेक्टेड, अच्छी बात है। अब क्या करना है, मैं स्टूडियो टेबल आ गया, टेबल को क्लिक करें, ओपन करें। दो यूजर हैं यहाँ पर, एक है ताहा, एक है अहमद, और सेशन भी दो हैं। और जितने भी सेशंस आपके पास हैं उसको आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन एक भी नहीं है, यूजर दो है, एक ताहा के नाम से, एक अहमद के नाम से, ठीक है। तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। हमने क्या किया है कि अपने टेबल को भी चलाया, अपने एपीआई के सर्वर को भी चला लिया, और अब टर्मिनल को सर। करते हैं बंद। जी। अच्छा, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया कि अपने बैकएंड को चला लिया, बैकएंड की एपीआई भी चल रही है, टेबल का भी जो चलना था वो भी चला लिया। अब हम आते हैं वेबसाइट पर, नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट पर आते हैं। नेक्स्ट जेएस बाय वर्सल आईएस के ऊपर आते हैं, क्लिक करते हैं, नेक्स्ट जेएस को लिख कर क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पर गेट स्टार्टेड का यहाँ पर एक बटन है, इसको क्लिक करेंगे और इंस्टॉलेशन पर जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद यहाँ लिखा है क्विक स्टार्ट। क्विक स्टार्ट कैसे करना है, वो कहते हैं कि भाई आप npm, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं, नोड पैकेज मैनेजर है हमारा, एक पी npm भी है, यार्न भी है, बन भी होता है, लेकिन हम npm यूज़ कर रहे हैं। तो npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट, यहाँ तक कि आपको कर लेना है कॉपी, और यहाँ अपने वीएस कोड में वापस आ जाना है। अब बात है कि टर्मिनल को आप खोलेंगे, एक नया टर्मिनल लेंगे। ये टर्मिनल फ्रंट एंड के अंदर नहीं खुला हुआ है, इसको फ्रंट एंड के अंदर खोलना है। फ्रंट एंड के कॉपी रिलेटिव पाथ को कॉपी करके यहाँ पर चेंज डायरेक्टरी, कॉपी रिलेटिव पाथ को पेस्ट करके एंटर किया। अब आप किसके अंदर आ गए, फ्रंट एंड के अंदर आ गए। फ्रंट एंड के बाद जो, क्योंकि आप अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ पर आप आकर, अच्छा वो मिट गया, दोबारा जाता हूँ मैं, लेकर आता हूँ। कॉपी करते हैं इसे, यहाँ आकर इसे पेस्ट कर देते हैं, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट, और फ्रंट एंड के फोल्डर में ही पूरा नेक्स्ट का स्ट्रक्चर बनाना है। इसीलिए करंट डायरेक्टरी को बताने के लिए हम डॉट लगाते हैं कि इसी फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर सब बनाओ जो भी बना रहे हो। तो हमने एंटर कर दिया, क्या लिखा है, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट डॉट, पहले भी यही लिखते थे ना, एंटर कर दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि ओके टू प्रोसीड, आप कह दें कि हाँ, यस, ओके टू प्रोसीड, वाई लिखकर एंटर कर दिया। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको नेक्स्ट जेएस की बाय डिफॉल्ट सेटिंग चाहिए, टाइप स्क्रिप्ट, ईएस लेंथ, टेलविंड सीएसएस, ऐप राउटर। तो हमें ये सब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जिस पर है उस पर ही इंटर कर देंगे, यस, यूज रिकमेंडेड डिफॉल्ट, एंटर कर दिया। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो हम रुक जाते हैं। हम रुक जाते हैं सर। अच्छा देखें, अभी क्या हुआ कि इसने नेक्स्ट जेएस का जो भी सेटअप था वो कंप्लीट कर दिया है। तो याद आपको ये रखना है कि नेक्स्ट जेएस का सेटअप कंप्लीट हो चुका है,
और ये जो है ये फ्रंट एंड का टर्मिनल है। ठीक है, बाकी ऊपर के दो टर्मिनल, एक बैक एंड का है और एक टेबल को चला रहे उससे ड्रिजल के टेबल को चला रहे हैं, एक बैक एंड का है और सबसे नीचे वाला जो है वो फ्रंट एंड का है। हमें बार बार आकर इसको देखना पड़ेगा कि कौन से टर्मिनल पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसे करते हैं बंद और फ्रंट एंड के फोल्डर को खोलते हैं। फ्रंट एंड का फोल्डर मैं जैसे ही खोलूंगा तो इसकी ये तमाम चीज़ें किसकी हैं? नेक्स्ट जेएस की चीज़ें। अब नेक्स्ट जेएस की चीज़ें जो ये इसने बनाई हैं, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल होती है, उसका नाम है ऐप के अंदर page.tsx। तो हमें क्या करना है कि जो इसका बना बनाया है उस बने बनाए को पहले चलाते हैं। मतलब इसने बना कर दे दिया, पहले इसको रन करवाते हैं, उसके बाद चेंजेस करते हैं। तो क्या करते हैं, टर्मिनल दोबारा खोलें, फ्रंट एंड वाले के अंदर ही हूं मैं अभी। यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, npm रन dev और एंटर। तो इसने बोला कि आपके पोर्ट 3000 पर पहले ही कुछ रन हो रहा है, इसीलिए मैंने 3001 के ऊपर आपके नेक्स्ट के प्रोजेक्ट को रन कर दिया। तो हमें कोई मसला नहीं है, वो भले 3001 से करे, जिससे भी करे। तो यहाँ आके इसे क्लिक करेंगे और जो आपके सामने खुलकर जो चीज़ आएगी वो है इसका page.tsx जो है वो। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एप्लीकेशन कहाँ पर बनी हुई है? ये आपके नेक्स्ट पर बनी हुई है। टर्मिनल को बंद करें, इस ऐप के अंदर page.tsx के अंदर ये वो सब कुछ है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये है वो सब कुछ। हम क्या करते हैं, हम ये करते इसको हैं डिलीट करते हैं। कि करनी इसको, क्या? ये वो एक बॉयलर प्लेट वो लिख कर देते हैं पहले से कि आप जो है ना वो इसको चला कर देख लें। तो हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि ये क्या है। इसको क्या, बहुत सारा कोड है ये, इसको मैंने कोलैप्स किया और पकड़ के डिलीट कर दिया। और यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, यहाँ पर मुझे बनाना है एक H1 मतलब हेडिंग, बड़ी हेडिंग। H1 से लेके H7 तक हेडिंग्स होती हैं। H1 बड़ी हेडिंग, H7 छोटी हेडिंग। तो इसमें यहाँ पर आप लिख दें हेलो, और ये ऊपर का ये इम्पोर्ट भी हटा दें। ठीक है, तो ये छोटा सा कोड हो गया, एक फंक्शन उनका बना हुआ था, रिटर्न के अंदर मैंने क्या लिख दिया, एक H1 का हेलो। वापस जाएंगे तो आपको क्या यहाँ पर कॉर्नर पर हेलो नज़र आ रहा है, ये देखें छोटा सा। ठीक है, हेलो नज़र आ रहे हैं ना हमें। तो अब हमें क्या करना है कि दूसरा इंपॉर्टेंट काम, गो ग्लोबल डॉट सी एस एस जो है, ये जो पेज डॉट टी एस एक्स के ऊपर फाइल है ग्लोबल डॉट सी एस एस, इसके अंदर आकर इस पूरे के पूरे रूट को जो भी लिखा हुआ है वो डिलीट कर देना है आपको, पहली लाइन छोड़ के। पहली लाइन टेलविंड सीएसएस को यूज करने देती है आपको अपने प्रोजेक्ट में, तो इस लाइन को तो मत छेड़िएगा, बाकी सब डिलीट कर दीजिएगा। तो ग्लोबल डॉट सी एस एस भी क्लीन हो गया और पेज डॉट टी एस एक्स भी क्लीन हो गया। तो यहाँ तक कोई सवाल? बस मिटाया ही तो है। क्यों मिटाया है? क्योंकि हम अपने सर हिसाब से काम करेंगे ना। सर दूसरा पेज जो था जी, ग्लोबल डॉट सी एस ग्लोबल, एस। ये सिर्फ सीएसएस का के लिए है? जी जी, ये सी एस एस के लिए, यहाँ पर आप जो भी करेंगे वो आपके पूरे प्रोजेक्ट में अप्लाई हो जाएगा। तो सर हमें, वो सर फ्रंट तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये काम करते हैं कि फ्रंट एंड के अंदर नेक्स्ट जेएस का मेरा पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। बैक एंड जो है वो ऑलरेडी रेडी था और हमने बैक एंड को चला कर भी रखा है। अगर आप पहले वाले टर्मिनल पर हैं तो ये लोकल होस्ट 3000 जो है ये चल भी रहा है। आप क्या मुझे बता सकते हैं, ये तीसरा वाला जो टर्मिनल है वो फ्रंट एंड का था, तो फ्रंट एंड हमारे कौन से पोर्ट के ऊपर चल रहे हैं? 3001 पे। लोकल होस्ट 3001। तो क्या हमें कोरस में ये ओरिजिन के अंदर ये अलाउ नहीं करना चाहिए, इससे कि अगर बैकएंड के ऊपर इस यूआरएल से रिक्वेस्ट आए तो इसको भी जवाब दे देना? जी अलाउ सर, करना है। करना तो पड़ेगा। हम यहाँ से करते हैं इसको कॉपी, ध्यान से सारी चीज़ें कॉपी हो गई हैं HTTP के साथ 3001 तक।
इसको करें बंद। बैकएंड के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जाकर यहाँ पर जो ये ओरिजिन है, अब क्योंकि मैं इस वाले से रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा हूँ, रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी, इस जगह से आएगी, http://localhost 3001, इसके ऊपर चल रहा है आपका नेक्स्ट जेएस। तो अलाउ, यहाँ पर भी अलाउ कर दिया इसे। अब क्या करना है, इस फाइल को बंद करें, बैकएंड को बंद करें, और फ्रंट एंड को भी अभी बंद ही रखें। अब अपने टर्मिनल को, एक नए टर्मिनल को खोलें। अच्छा, अब इसकी लोकेशन मैं चेंज नहीं करूंगा। ये कहाँ पर मैंने ओपन किया है, इस रूट पर ओपन किया है मैंने, जिसमें बैकएंड भी दिख रहा है, फ्रंट एंड भी, इसका भी फोल्डर दिख रहा है, इस जगह पर मैंने ओपन किया। यहाँ क्लास पर, पे, जी जी, क्लास साउथ पे है ना ये फोल्डर क्लास ओथ में, क्लास लेकिन। ओथ के फोल्डर में मैंने ये टर्मिनल ओपन किया। ठीक है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं। अब मैं बुलाऊंगा जेमिनाई को। ठीक है, जेमिनाई खुल गया, जेमिनाई ओपन हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि जेमिनाई को अभी होल्ड पर रखें, टर्मिनल को अपने थोड़े बंद कर दें। जेमिनाई को भी हमने खोल लिया है, वो भी अपने रूट में। आए ज़रा एक कोई अच्छी सी तस्वीर लेकर आते हैं, गूगल पर जाते हैं, हमारा लॉगिन है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं लॉग इन, वही लॉग इन साइन अप एक ही चीज़ है, लॉग इन इमेज। गूगल से कोई अच्छी सी तस्वीर लेकर आते हैं, इमेज हटा दें, सिर्फ लॉग इन लिखना, इंटर। तो मुझे लग रहा है कि मुझे ये रखना चाहिए, ऐसा कुछ, ऐसा भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। इसके बाद वाला जो है ना सर, ये 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 यूजुअली सेकंड होता वाला, है थर्ड वाला। थर्ड वाला, ये बहुत सर ज़्यादा सेकंड वाला वाइट है। अच्छा है, थर्ड वाला तो बहुत ही सिंपल है। वो ना बैकग्राउंड और फ्रंट का कलर एक जैसा है ना, इसको ले लेते हैं। तो इसके अंदर भी ये स्क्रीनशॉट जैसा कुछ है, ये भी नहीं लेते, देखते हैं, ये ले लेते हैं। अगर ये थोड़ा क्लीन आ जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। चलें, ये ले लेते हैं। एक आइडिया करना है हमें कि इस तरह काम ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें करना है क्या, इसको सेव इमेज करते हैं। अच्छा, इमेज की जो लोकेशन है, डेस्कटॉप में जाते हैं और क्लास ओथ में जाते हैं। कहाँ है, ये है क्लास ओथ। यहाँ बाहर आपको फ्रंट एंड और बैक एंड का फोल्डर नज़र आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है वो, ये है, ये हालांकि जो मैं बना रहा हूँ ये इस जगह पर नहीं बनाऊंगा मैं, ये है आपके फ्रंट एंड का एसेट है ये। तो अब आपकी मर्जी है कि आप इसको यहाँ बना लें, क्योंकि मुझे ये बाद में रखना नहीं है। जब काम मेरा हो जाएगा तो मुझे इसको क्या करना है, डिलीट कर देना है। लेकिन चलें, फिर भी मैं अंदर ही रख लेता हूँ, क्योंकि फ्रंट एंड की चीज़ें तो फ्रंट एंड के अंदर ही रख लेते हैं। इसका नाम मैं रखता हूँ स्टाइल इमेज। एसेट। तो चलें, इसके अंदर हम लाकर इसे सेव करवा देते हैं, और इसका नाम मैं रखता हूँ लॉग इन इमेज, एंटर। तो इमेज मैंने सेव करा दिया, वापस आते हैं। फ्रंट एंड के अंदर मुझे एक स्टाइल एसेट के नाम से फोल्डर मिल रहा है, और इसके अंदर एक इमेज भी है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये इमेज कुछ इस तरह नज़र आती है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है, फिर तो हमें क्या करना है, हमें जो इमेज हमने रखी है यहाँ पर, लॉगिन इमेज जे पैक के
फॉर्मेट में जो ये इमेज है, इसको राइट क्लिक करके कॉपी रिलेटिव पाथ को कॉपी कर लेना है। क्लियर? अब उसके बाद आप अपने जेमिनाई को ओपन करें और जेमिनाई से बोलें कि अंडरस्टैंड माय करंट प्रोजेक्ट कोड, पहली बात, कॉमा, फिर इसको बताएं कि माय बैक एंड इज वर्किंग फाइन, कॉमा। दूसरी बात, क्यों बोला? क्योंकि इसको आइडिया हो कि भाई बैकएंड को हमने चलाकर टेस्ट कर लिया है, वो सही चल रहा है। अब मुझे इसको ये कहना है कि क्रिएट अ फ्रंट एंड, क्रिएट अ नेक्स्ट जेएस फ्रंट एंड फॉर, या फिर अकॉर्डिंग, फॉर ही लिखते हैं, फॉर माई बैकएंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टाइल थीम। और यहाँ पर आकर आप अपने इसको पेस्ट कर सकते हैं। किसको? लोकेशन को। ये जो लोकेशन है इसको आप डबल कोट में भी रखें तो ये और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर आकर आप इसे डबल कोट में रख दें कि फ्रंट एंड के फोल्डर में जाओ, तो मैंने ये लिख दिया कि अंडरस्टैंड माय करंट प्रोजेक्ट कोड, माय बैक एंड इज वर्किंग फाइन, क्रिएट एन एक्सिस्ट फ्रंट एंड फॉर माय बैक एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टाइल थीम। और मैंने ये एक लोकेशन भी दे दी है सर, कि इस जगह पर जाकर पहले तस्वीर को समझो, उसके बाद मेरे सारी चीज़ों को समझ के कोड करो। एंटर करता हूँ मैं। अच्छा, तो इसकी बातें भी समझते जाते हैं और इसे हम अलाउ नहीं करेंगे कि ये खुद से कुछ भी बनाए। हर एक चीज़ को पढ़कर समझकर वहाँ इसको, अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो हमें वहाँ रोकना भी है ना। तो पहले जो इसने बोला, ओके आई विल क्रिएट एन एक्सिस्ट फ्रंट एंड बेस्ड ऑन योर एग्जिस्टिंग बैक एंड द स्टाइल थीम यू प्रोवाइडेड। इसके मतलब ये हुआ कि ये तस्वीर पढ़ सकता है। फर्स्ट आई विल एग्जामिन योर बैक एंड कोड, ठीक है, जैसे मैंने बोला था पहले बैकएंड को पढ़ो, टू अंडरस्टैंड द नेसेसरी एपीआई इंटरेक्शन, ठीक है। रीड कर रहे हैं फाइल को, कौन सी फाइल के अंदर गया? बैकएंड में गया, राउट में गया, यूजर के राउट के फाइल में गया। यही तो एपीआई की मेन फाइल है हमारी, है ना। चलें इसको पढ़ा जाके। फिर ये कह रहे हैं कि ओके आई विल बिल्ड एन एक्सिस्ट फ्रंट एंड। अच्छा, ये हमसे परमिशन मांग रहे हैं किसी चीज़ की, हम पहले आ जाएं ऊपर से पढ़ के फिर देते हैं। I will create an XJS front end based on your existing backend and the style theme you provided first. ये तो मैं दोबारा वही पढ़ने लग गया। Okay, I will build a Next.js front end. I have analyzed user की API and see the post के साथ जो साइन अप की एपीआई है वो मैंने देखी, लॉगिन की एपीआई मैंने देखी, होम की एपीआई मैंने देखी है वहाँ पर, और लॉग आउट की एपीआई मैंने वहाँ पर देखी है। नाउ आई एम चेकिंग कंट्रोलर वाला कोड फॉर द राउट के लॉजिक के लिए। अब मैं कंट्रोलर की फाइल के अंदर जा रहा हूँ, वहां पर जाकर फंक्शंस को समझ रहा हूँ जो इन एपीआईज के ऊपर चलाई हैं हमने, तो ठीक है। अब ये जा रहा है उसको पढ़ने, कंट्रोलर के अंदर क्या समझ रहे। फिर ये कह रहा है कि मैंने जाकर बैकएंड की एपीआई को एनालाइज कर लिया, जिसके अंदर शामिल है साइन अप, लॉगिन, यूजर का डाटा मंगवाना और लॉग आउट करना, along with their respective request response format. Now I understand the backend functionality. ये हमारे लिए अच्छी बात है कि ये backend समझ चुका। I will create the front end pages for login, sign up and home, and will use placeholder styling until you provide the login image file you mention. I will now create a login page.tsx। अब यहाँ से ये जो नीचे परमिशन मांग रहे हैं ना, ये इस लाइन से बता रहे हैं कि वो किस चीज़ की परमिशन मांग रहे हैं। इसको बनाना है एक लॉगिन पेज डॉट टीएसएक्स। ये आप कह सकते हैं कि
ये जो है एक कंपोनेंट भी हो सकता है, कोई पेज भी हो सकता है। अब क्या है वो तो हम ऐप के फोल्डर में जाके देखेंगे। विथ अ बेसिक लॉगिन फॉर्म एंड अ लिंक टू द साइन अप पेज। चलें ठीक है, नीचे आते हैं। ये कह रहा है कि भाई मैंने एक अपना, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स मौजूद होते हैं जेमिनाई के अंदर। तो एक टूल है फाइलों को पढ़ने के लिए, उसको हम कहते हैं रीड फाइल टूल। तो रीड फाइल टूल से फाइलों को पढ़ता है ये। अभी कौन से टूल को यूज कर रहा है ये? राइट फाइल टूल। राइट फाइल टू। राइट फाइल टूल के मतलब क्या है कि इसको कुछ लिखना है। कहाँ लिख रहा है ये? राइटिंग फ्रंट एंड के अंदर, मतलब हमारा जो मेन फोल्डर है उसके अंदर, ऐप के अंदर। ऐप के अंदर अगर कोई इस तरह फोल्डर बन रहा है और उसके अंदर पेज डॉट टीएसएक्स है, तो ये क्या बना रहे हैं बताएं? कंपोनेंट बन लॉगिन रहे हैं पेज सर बना ये। रहे हैं। एक लॉगिन पेज, पेज बना रहा है। एक पेज क्रिएट कर लॉगिन रहा है। पेज। ऐप के अंदर जब भी आप किसी नाम से फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल पेज। रखते हैं, तो एक पेज क्रिएट हो जाता है। तो ऐप के अंदर ये लॉगिन का एक पेज क्रिएट कर रहा है ये, ठीक है। हम ऐप को यहाँ से देख भी सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा है कोई भी ऐप लॉगिन के नाम से फोल्डर, तो आप इसे अलाउ कर दें। तो मैं इसे अलाउ वंस करके बनाने की परमिशन दे रहा हूँ। तो ये जो लॉगिन का अभी फोल्डर क्रिएट हुआ है, मार्क करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो लॉगिन का फोल्डर क्रिएट हुआ है, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो इसके अंदर ये जो आपका पेज डॉट टी एस एक्स क्रिएट किया है, इस पेज डॉट टी एस एक्स का ये पूरा कोड था जो इससे आपको ऊपर दिखा है। फिर से कह रहा है कि मुझे राइट करना है। अब बताएं क्या कर रहे हैं यहाँ पर। पहले इसको पढ़ते हैं। ओके, क्रिएटिंग द साइन अप नाउ। फिर अब ये साइन अप पेज बना रहे हैं। अब साइन अप पर आ गया। It will be like the login page, but within a user field and a link back to login. I will use fetch to handle the backend sign up request. इसको पढ़ के क्या समझ आ रहा है? का पेज क्रिएट कर रहा है साइन अप। साइन अप का पेज क्रिएट कर रहा है, उसके कुछ कोड को लिख रहा होगा, हमसे परमिशन मांग रहे हैं। आ जाए परमिशन दे देते हैं। अलाउ वंस। अब क्या कह रहे हैं? आई एम बिल्डिंग द होम पेज। अब होम की एपीआई के लिए पेज को बनाया है। इट विल बी प्रोटेक्टेड राउट एंड जो भी है, तो इसे भी अलाउ कर देते हैं। मुझे ये नोटिस करना है कि वो फ्रंट एंड के लिए जो भी कर रहा है वो काम करे, बैक एंड को ना छेड़े। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? आई एम अपडेटिंग फ्रंट एंड के ऐप के पेज डॉट टीएसएक्स को। मेन जो आपका पेज डॉट टीएसएक्स है, सबसे बाहर वाला जो मेन पेज होता है ऐप के अंदर जो है, उसको अपडेट करें। इट विल बी सिंपल रीडायरेक्ट ऑथेंटिकेटेड यूजर टू गो होम एन अनऑथेंटिकेटेड यूजर टू लॉग इन। ऐसा ही चाहिए था हमें कि अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है तो वो होम पर जा सकता है, लेकिन अगर अनऑथेंटिकेटेड है तो क्या हो, उसको बाहर निकाल दिया जाए और कहा जाए कि जाओ लॉग इन करो। तो ये भी यही कह रहे हैं कि गो टू लॉग इन। ठीक है, तो इसे भी अलाउ कर देते हैं। अब क्या कर रहे हैं? आई assign the front end. I will assign the front end now. I will create a front end public directory. Copy the user logic image. अच्छा, अब ये आ गया है इमेज को लेकर, ठीक है। तो then update login and sign up pages to use it as a background, improving the form styling as well. First I will create the public folder. ये पब्लिक फोल्डर के अंदर जाकर ना कुछ ये वाली फाइल को, लॉगिन बैकग्राउंड डॉट जेपीजी की फाइल को बनाना चाह रहे हैं। ये फाइल कहाँ से आई है ये मुझे भी नहीं पता कि ये फाइल लेकर आया है कहाँ से है, या फिर क्या है दिखने में ये। अभी फिलहाल अलाउ करते हैं। पब्लिक का फोल्डर हमें दिखता है यहाँ पर, ये है पब्लिक फोल्डर। ठीक है, पब्लिक के फोल्डर को ओपन करते हैं। पब्लिक के फोल्डर में यहाँ पर तो
उस नाम से कुछ भी नहीं आया, जो वो कह रहा था कि मैं लॉगिन बैकग्राउंड जेपैग के नाम से बनाऊंगा। तो पब्लिक के फोल्डर में ऐसा तो कुछ भी नहीं आया। अच्छा, एन अटेम्प्ट टू स्पेसिफिक फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये कह रहा है कि मैं पब्लिक का फोल्डर बनाने जा रहा था, लेकिन वो ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि पब्लिक एग्जिस्ट करता है पहले से ये फोल्डर। आई विल कॉपी स्टाइल एसेट लॉगिन इमेज, ये तो मेरी वाली इमेज है जो मैं गूगल से लेकर आया था, टू पब्लिक। पब्लिक के अंदर ये जाकर इसे रख रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? इस इमेज को उठाकर वो क्या कर रहे हैं, कॉपी करके, मतलब पब्लिक के फोल्डर में जाकर रख रहे हैं। रखने देते हैं, देखते हैं क्या करें। कॉपी द फाइल, इमेज कॉपीड। ठीक है, नाउ आई विल अपडेट लॉगिन पेज डॉट esx विथ एन इनलाइन स्टाइल फॉर द बैकग्राउंड। तो यहाँ पर जो है टेलविंड CSS का यूज करके ये राइट कर रहा है लॉगिन के पेज में कुछ। ओके, आई विल अपडेट साइन अप। अब ये इस स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं। करने देते हैं। डन। तो द फ्रंट एंड इज कंप्लीट विथ लॉगिन साइन अप होम पेजेस एंड द बैकग्राउंड इमेज अप्लाइड टू रन द एप्लीकेशन। बैकएंड में जाओ, जाकर पहले बैकएंड चलाओ। वो तो ऑलरेडी हमारा चल ही रहा है बैकएंड, लेकिन इसने अपने तरफ से बता दिया कि पहले आप बैकएंड को रन करेंगे, फिर आप फ्रंट एंड को रन करेंगे। फ्रंट एंड जो है वो आपका, अच्छा यहाँ पर जो है ना, देखें यहाँ मुझे एक चीज़ यहाँ पर देखने में आई है कि ये कह रहा है कि बैकएंड को आप रन करें इस पोर्ट पर, और फ्रंट एंड को आप रन करें इस पोर्ट पर। हालांकि बैकएंड भी हमारा पहले ही रन हुआ हुआ है, फ्रंट एंड भी हमारा हमारा जो है वो पहले ही रन हुआ हुआ है। तो इसके इस मशवरे को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। If the background image does not appear, please verify the image is located at front end style asset login image. I have set up the front end to fetch from your backend. I will I await for your feedback. चलें ठीक है, इसकी इस बात को इग्नोर करते हैं क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं अपने पोर्ट के ऊपर। और नीचे वाली चीज़ को भी हम वो जब देखेंगे तब पता चलेगा कि इसने पब्लिक के फोल्डर से उठाया है या हमारे इससे उठाकर लगा दिया। तो अभी तक मैंने कोड को देखा नहीं है, कोड इसने क्या किया है। मैं इसे बंद करता हूँ, टर्मिनल को आते हैं यहाँ पर और इसे रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, जो हमने रिफ्रेश किया है तो मेरे अंदाजे के मुताबिक इसने बैकग्राउंड में पता ही क्या किया है, जो हमने तस्वीर दी थी ना उसको उठाकर बैकग्राउंड इमेज के तौर पे लगा दिया। एक तो गलती ये की है। चलें कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं कि इसको हम ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? इसका कलर अच्छा है लेकिन ये वाला ना, मेरे पास एक आई ड्रॉपर है, उससे मैं कलर निकाल लेता हूँ। इसका कलर हेक्स कोड है ये। तो हम इसे कर लेते हैं कॉपी, जो भी नंबर है इस कलर का वो कॉपी कर लेते हैं और सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज को ठीक करते हैं। अच्छा, आप कौन से वाले पेज में हैं? लॉगिन के पेज में, ठीक है। सब बंद करते हैं, फ्रंट एंड को ओपन करते हैं, ऐप को ओपन करते हैं, लॉगिन को ओपन करते हैं, पेज डॉट esx को ओपन करते हैं और इसके कोड को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है देखें, यूजर सेट यूज राउटर क्लाइंट कंपोनेंट है, ठीक है। ट्राई कैच में एपीआई को कॉल किया है लॉगिन वाले को, ठीक है। आपका बैकएंड कौन से पोर्ट पर चल रहा है? 3000। 3000 पर। चेक करते हैं। बैकएंड में जाते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल में जाते हैं, 3000 पर चल रहे हैं। अच्छा, फ्रंट एंड में जाते हैं, ऐप के अंदर लॉगिन के अंदर पेज डॉट esx में जाते हैं। ये एपीआई कॉल किस पर कर रहे हैं? 3001। 1 3001। पर।
मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको बोलना है कि भाई बैकएंड 3000 पर है, सही एपीआई पर जाकर कॉल करो। तो ये अब क्या है, अब ये ठीक कॉल करेगा। एपीआई यूजर लॉगिन के एपीआई को कॉल कर देगा पोस्ट के मेथड के साथ, हेडर में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। अच्छा, इसके अंदर मुझे याद है कि एक चीज आपको सजेस्ट किया था कि आप और ऐड करें, वो क्या था? क्रेडेंशियल्स इंक्लूड। इंक्लूड, ये भी लिख दें। ठीक है, तो हमने ये भी कर दिया। अच्छा, ट्राई के अंदर आपने एपीआई कॉल की और आपने उसको आर ई एस के वेरिएबल के अंदर रखा। यहाँ एक लॉजिक है कि अगर आर ई एस का स्टेटस ओके है, मतलब 200 है, ओके है, तो क्या करो कि उसे होम पर जाने दो। वरना क्या करना कि आर ई एस का जो जेसन है, मतलब जो वहां से एरर आया, वो डाटा के अंदर रखकर दिखा दो कि क्या एरर आया है। ठीक है। वरना अगर इन इसमें कोई भी गड़बड़ हुई है, मतलब पूरे इसमें एपीआई कॉल को करने में, ये ट्राई के अंदर गड़बड़ कब होगी? जब आपका बैकएंड का सर्वर बंद होगा। जब सर्वर बंद होगा, ट्राई में कोई भी मसला आया, तो कैच के अंदर एरर दे देना और एरर दिखा देना कि समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये समझ आ गई है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सिंपल एक एपीआई कॉल हो रही है हमारे बैकएंड से, और कुछ लॉजिक लिखी है कि अगर सर्वर बंद हो तो ये एरर देना, अगर कोई एपीआई से जवाब सही नहीं आया तो ये एरर देना। ये दो इफ कंडीशन लिखी है यहाँ पर, ये सही है। अच्छा, उसके बाद एक रिटर्न ये है, कितने रिटर्न है यहाँ पर? बस ये इतना ही, एक ही रिटर्न है, उसके अंदर पूरे फ्रंट एंड का कोड है। एक मेन डिव है, इसके अंदर सब कुछ है। आए जरा डिव को देखते हैं। तो डिव के अंदर कहा गया है कि सी एस एस, सिंपल सी एस एस, सिंपल सी एस एस का यूज करके एक बैकग्राउंड इमेज को लगाने की कोशिश की गई है। हमें नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। अच्छा, अब बीजी कवर, सेंटर वेंटर, ये जो भी टेलविंड सीएसएस की चीजें लिखी गई हैं यहाँ पर, जरा इसको पहले अपने पेज को भी यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, सब वाइट हो गया, मुझे पता था होना भी चाहिए वाइट। अब हमें क्या करना है, इसको कलर देना है। बीजी, सॉरी, इसके अंदर आकर डबल कोट में बीजी, बीजी को कैसे करते थे, कलर कैसे देते हैं? कि आप यहाँ पर लिखेंगे बीजी, और यहाँ पर माइनस के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद आप हैश के साथ ये नंबर लिख देंगे। तो शायद ये तरीका है इसका बैकग्राउंड कलर देने का, देखते हैं। आ गया, ठीक है, सही है, ज़बरदस्त, भूला नहीं मैं। तो आपके फ्रंट एंड से वो तस्वीर हटाकर बैकग्राउंड के अंदर एक कलर को सेट कर दिया। तो बाकी सब ठीक है। अभी फ़िलहाल हमें ये करना चाहिए कि लॉगिन के कोड को और पढ़ना चाहिए कि इसने और क्या किया। एक फॉर्म बनाया है, हाँ ये फॉर्म ही तो है, ये जो आपको दिख रहा है ना सेंटर में, ये फॉर्म है। इसमें एक इनपुट बॉक्स है, ये इनपुट बॉक्स का कोड है जिसमें आप कुछ भी लिखते हैं। यहाँ पर जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, तो ये जो भी लिखने वाली चीज़ है, ये कहाँ पर आती है? सेट ईमेल के इस सेट में आकर सेव हो जाती है। और ये सेट कहाँ पर है? ऊपर होगा जाहिर है, यहाँ पर सेट ईमेल। जो भी आप ईमेल वीमेल टाइप करते हैं, वो एक एक वर्ड इसके अंदर आकर सेव होता रहता है। अब जो है इनपुट को समझ गए हम, आगे चलते हैं। एक और इनपुट है, उसके अंदर पासवर्ड आप जो भी लिखते हैं वो सेट पासवर्ड के सेट में सेट होता रहता है। और ये सेट कहाँ पर है? ये सबसे ऊपर आपको सेट पासवर्ड के लाइन नंबर 8 पर बनाया गया है, यहाँ पर नजर आते हैं। तो दो इनपुट है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी सारी हेडिंग लगी हुई है, डोंट। अगर आपके पास ये नहीं है, क्या नहीं है, अगर आपके पास लॉगिन करने के लिए अगर आपके पास पहले से अकाउंट नहीं है, तो आप इस साइन अप के बटन पर क्लिक करें। तो आपको मैं इस जगह पर ले जाऊंगा, कहाँ पर ले जाऊंगा? साइन अप के पेज में।
हमें अभी साइन अप के पेज में जाने से पहले लॉगिन को ट्राई करना है, और हम कर भी सकते हैं क्योंकि हमारे पास यूज़र पहले से डेटाबेस में मौजूद है। मैं यहाँ पर रुकता हूँ और आपसे ये पूछता हूँ कि क्या आपको ये बात समझ आई कि हमारे पास दो इनपुट बॉक्स है और ये इंटरनली एक एपीआई कॉल कर रहा है हमारे बैकएंड के एपीआई को, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फैच में। और हमने इसको ठीक भी किया है, अपने लोकल होस्ट के इस पोर्ट को ठीक किया है, बाकी सारी चीज़ें ठीक थी। क्रेडेंशियल को हमने इसलिए इंक्लूड किया ताकि वो कुकी को भेजे, यहाँ से वहाँ भेजे कुकी को, इसलिए हमने इंक्लूड किया। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आ रही हो? यहाँ तक हमारी चीज़ें सारी सही हैं। आते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। फ्रंट एंड पर हम इंस्पेक्ट को चलाते हैं और एप्लीकेशन में जाते हैं, कुकीज़ के अंदर जाते हैं। कुकीज़ जो है वो आपके सामने है, और जो इसके अंदर सेशन आईडी के नाम से कुकी बनकर आएगी जब आप लॉगिन करेंगे। हमारा जो टेबल है, पोस्टग्रेस का जो टेबल है, उसके अंदर जो यूज़र है वो मुझे याद है एक अहमद के नाम से है और एक ताहा के नाम से। रिफ्रेश कर लेते हैं, ताहा वाले से लॉगिन करके देखते हैं, ठीक है। तो वापस अपने फ्रंट एंड पर आएंगे, यहाँ पर लिखते हैं ताहा @gmail.com। पासवर्ड में लिखते हैं ताहा 1234। लॉगिन करते हैं। समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब ये हुआ कि कोई एरर है इसके अंदर। अच्छा, अब हमने जाकर बैकएंड में जो है वो देखने की कोशिश की, तो हमें देखकर ये समझ आया कि जो बैकएंड है उसकी एपीआई जो है वो जेमिनाई ने गलत तरीके से कॉल की है। ज़्यादा गलती तो नहीं की, छोटी सी ये गलती है। और उसकी गलती ये है कि जो जिस एपीआई को ये कॉल कर रहा है उसमें एपीआई नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। ये एपीआई का जो एंड पॉइंट अपनी तरफ से इसने डाला है ये मैं मिटा रहा हूँ। ये मैंने मिटा दिया। अब हमारी भी एपीआई ऐसे ही बनी है कि आपका पहले बेस यूआरएल, फिर यूज़र, फिर लॉग इन, इस तरह ही आपने बनाया। और फिर क्रेडेंशियल इंक्लूड भी हमने वो तो पहले ही लिख दिया था। ईमेल और पासवर्ड को हम भेज रहे हैं। इसको ट्राई करते हैं और इससे एक दफ़ा पेज रिफ्रेश भी करते हैं। यहाँ पर ऊपर आकर हमने पेज को रीलोड किया, ठीक है। यहाँ सेशन आईडी नहीं है। अब हम इसे कहते हैं कि ताहा @gmail.com, और पासवर्ड है TAHA1234 लॉगिन, सेशन आईडी। अच्छा, इससे परेशान मत होइएगा, ये जो ऊपर आ रहा है ये आपके ब्राउज़र की एक चीज़ है जो कि कह रहा है आपका पासवर्ड बहुत वीक है, पासवर्ड चेंज करें। और दूसरी चीज़ ये कि नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि सेशन आईडी हमारे पास आ चुकी है। ये वही सेशन आईडी है जो अभी अभी आपको बनकर मिली है। तो क्या कहते हैं कि लॉगिन के बाद हम साइन अप पर चलें? जी सर। तो चलते हैं, फटाफट से साइन अप पर चलते हैं। लॉगिन हमारा बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। फाइल को बंद करते हैं, और हमें लॉगिन से कुछ चीज़ें समझ आ गई हैं जो हम साइन अप पर जल्दी से इम्प्लीमेंट करेंगे। फ्रंट एंड पर आते हैं, ऐप के अंदर जाते हैं, साइन अप के अंदर जाते हैं, page.tsx के अंदर जाते हैं, इसे बंद करते हैं और अपनी एपीआई को ठीक करते हैं। यहाँ से क्या मिटाना है? एपीआई, एपीआई। और एपीआई। पोर्ट को 3000 करना है। तो ये ठीक हो गया, और क्या करना है? क्रेडेंशियल इंक्लूड। इंक्लूड कर दिया, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ करना है या चल के चेक करें? चला कर चेक करें, चला कर चेक करें। आइए चला कर जी। चेक करते हैं। साइन अप के पेज पर जाने के लिए यहाँ पर इसने बना कर दिया है नीचे साइन अप। वैसे नॉर्मली ऐसा भी होता है, आप देखते होंगे अक्सर कि लॉगिन आप करें, अगर अकाउंट नहीं है तो यहीं से आपको साइन अप पर जाने का एक ऑप्शन मिलता है। तो आप इसे क्लिक करेंगे, आपको साइन अप पर रीडायरेक्ट कर देगा। अब आप जहाँ पर आए हैं
ये है साइन अप, क्रिएट एन अकाउंट पर आ चुके हैं आप। ऊपर भी यूआरएल में साइन अप आपको नजर आ रहे हैं। पहले इसके बैकग्राउंड को हटा लें। क्या कहते हैं आप? बैकग्राउंड को हटा लेते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो बहुत बुरा है। हमें क्या करना है, इसके कोड में जाना है, रिटर्न वाले कोड में जाना है। कैसे मिटाना है? ये क्या है, नॉर्मल सीएसएस, जिसको हम कहते हैं दूसरी जुबान में इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस का काम नहीं है, इसको हटा दें। अच्छा, अब हमें करना है यहाँ पर एक बैकग्राउंड को कलर देना है। कलर का कोड मैं फिर से भूल गया, तो वहां से जाकर लेकर आते हैं। अपने लॉगिन के अंदर पेज डॉट tsx में जाते हैं, यहाँ से कलर के कोड को लेकर आते हैं। इसे करते हैं कॉपी और इसे बंद करते हैं। यहाँ पर आकर लिखते हैं BG, सॉरी पूरा ही लगा दें बस। अब आ जाए यहाँ पर, और क्या हुआ, HRM ने रीलोड कर दिया। हमारा साइन अप जो है वो क्लीन है। आए ज़रा इसे ट्राई करते हैं। ट्राई करने के लिए आप इंस्पेक्ट में जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपको सेशन आईडी मिलती ही नहीं है। यहाँ आपको क्या चीज़ नहीं मिलती है, सेशन आईडी बनकर नहीं मिलती है। वो लॉगिन बनाते हैं, साइन अप नहीं बनाता है कुछ भी। वो तो बस यूज़र का डाटा क्रिएट करके कहाँ ले जाता है, डेटाबेस में ले जाकर रख देता है। तो हम यहाँ से क्या देखें फिर? हम अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्या देखें? याद रखिएगा कि आपका ब्राउज़र, आपका फ्रंट एंड, अब क्या है कि अ, हम यहाँ पर आ गए। हमें क्रिएट अकाउंट को ट्राई करने, और क्रिएट अकाउंट को ट्राई करने के ऊपर मैंने बोला था कि इसमें कोई सेशन तो हम नहीं बनाते। सेशन हमें बनकर मिलता है लॉगिन के ऊपर। तो इस पर हम क्या टेस्टिंग कर सकते हैं? हम इस पे अपने नेटवर्क टेस्ट कर सकते हैं। नेटवर्क टेस्ट देखें, नेटवर्क के टैब में मैं आया, और देखें जब भी, आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि आपका जो क्लाइंट होता है वो अभी आपके केस में है आपका ब्राउज़र। वो रिक्वेस्ट भेजता है किसके ऊपर? सर्वर के ऊपर। तो जो ये रिक्वेस्ट जा रही होती है ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस इन जगहों में आपको वो चीज़ देखने को मिल जाती है। तो हम कहाँ पर हैं अभी? नेटवर्क के टैब में हैं। यहाँ से हम कुछ बटन को प्रेस करते हैं, तो जब हमारी रिक्वेस्ट सर्वर पर जा रही होती है तो आप यहाँ से भी देख पाते हैं उसे। तो आए चलें, यहाँ पर एटलीस्ट ये तो देख सकते हैं ना हम कि एक एपीआई कॉल होगी तो वो हमारे सामने ही हो। इसका नाम मैं रखता हूँ एलेक्स, और इसका नाम एलेक्स की ईमेल देते हैं @gmail.com, और पासवर्ड देते हैं Alex1234। ट्राई करते हैं। हमारे फ्रंट एंड के कोड में ऐसा लिखा गया था कि अगर यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए तो जो लिखने वाला या अकाउंट बनाने वाला इंसान है उसको साइन अप वाले पेज से रीडायरेक्ट करके लॉगिन वाले पेज में भेज दिया जाए। तो आप यहाँ पर अगर पढ़ें तो आपको यहाँ पर अब लॉगिन वाला पेज नज़र आ रहा है। ये दो चीज़ों को जो है वो जाहिर करता है। एक ये कि मेरा सक्सेसफुली यूज़र क्रिएट हो गया है, और मुझसे कहा जा रहा है कि अब आप लॉगिन करें। और दूसरी चीज़ ये कि जो ये नेटवर्क का टैब है, इस नेटवर्क के टैब में कुछ चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो यहाँ पर आए, इसको ज़रा क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या है ये। साइन अप। साइन अप क्या है? साइन अप एक एपीआई है, रिक्वेस्ट भेजी गई है ब्राउज़र से सर्वर को। ये उसका हेडर है। हमने ये बात की थी पहले भी कि हेडर और बॉडी साथ जाती है। गेट के मेथड में भी हेडर और बॉडी साथ जाती है, लेकिन बॉडी खाली होती है गेट के रिक्वेस्ट में। पोस्ट के रिक्वेस्ट में बॉडी के अंदर डाटा होता है। तो ये साइन अप जो है, ये आपने पोस्ट के मेथड से किया था, तो ये ब्राउज़र का हेडर है जो जा रहा है सर्वर तक। ये वो रिक्वेस्ट है, और ये वो हेडर है जो सर्वर तक जाने की कोशिश कर रहे, जा रही है। तो HTTP लोकल होस्ट 3000 यूजर साइन अप, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं।
ये रिक्वेस्ट का मेथड जो है वो ऑप्शंस के ऊपर है। स्टेटस कोड आया 204, मतलब कुछ भी नहीं। रिमोट एक्सेस आपके स्पोर्ट के ऊपर है, ओरिजिन अलाउ है आपको। और यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कीप अलाइव कनेक्शन है। आपके डिटेल की नहीं है चीज़ें ज़्यादातर, लेकिन आप यहाँ पर फिर भी देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये क्या है, साइन अप। इस साइन अप के अंदर भी आपको क्या नज़र आती है, कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। और कुकीज़, बेसिकली आपको यहाँ पर कुकीज़ को देखने को मिल रहे हैं। लॉगिन लॉगिन भी है। ये आपके काम की चीज़ें, साइन अप, इससे आप चीज़ें देख सकते हैं। और भी टैब से ऊपर हेडर के बाद प्रीव्यू है, रिस्पॉन्स है, वहां से क्या रिस्पॉन्स आया, इनिशिएटर सर है, टाइमिंग है। स्टेटस कोड 201 नहीं होना चाहिए था? स्टेटस कोड इससे क्रिएट हुआ है ना, साइन अप किया हमने। ये स्टेटस कोड को हमने जो भेजा था, वो स्टेटस कोड आपके एपीआई को तो रिसीव हुई है, लेकिन आपके ब्राउजर के ऊपर जो वो उसके हिसाब से सेटिंग दिखा रहे। हमने 204 को कभी यूज़ ही नहीं किया अपने एपीआई में, याद हो अगर आपको तो अगर वहां से ये रिटर्न होकर आया है तो मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये आपके एपीआई से आया है। मतलब ब्राउजर जो रिक्वेस्ट भेज रहा है, उस रिक्वेस्ट को, जो भी आपका हेडर है वो जा रहा है, वो अपने हिसाब से डील कर रहे हैं कि हेडर के अंदर इस एपीआई के ऊपर इन चीज़ों को लेकर मैं जा रहा हूँ सर्वर तक। और ये शायद जाने का स्टेटस कोड है 204, के मैं जा रहा हूँ वहां पर। क्योंकि वहां से जो हमने बोला है कि साइन अप हो जाए, तो मुझे याद आता है कि बैकअप अगर हम जाएं बैकएंड के अंदर, 201 रखा होगा अगर हमने रखा है तो। यूजर के कंट्रोलर में, साइन अप में, यहाँ पर आते हैं तो देखें आपने क्या दिया है यहाँ से, 201। ये 201 स्टेटस कोड कहाँ पर आएगा, अकाउंट क्रिएटेड का मैसेज भी ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा, आप ये आना चाहिए आपके फ्रंट एंड के ऐप के साइन अप के पेज डॉट ईएसएक्स में, जो एपीआई कॉल आपने की है, यहाँ पर एपीआई कॉल की है। इस एपीआई कॉल का जो जवाब है वो RES के वेरिएबल में आता है। और आपने यहाँ पर कोई स्टेटस चेक नहीं किया, आपने क्या बोला, अगर RES ओके है तो लॉगिन पर भेज दो, और अगर ओके नहीं है तो इसको यहाँ पर ही रखकर बोलो समथिंग वेंट रॉन्ग। हमारे पास ये भी एरर आया था ना, समथिंग वेंट रॉन्ग का। तो अभी क्योंकि मेरा साइन अप सक्सेसफुल हुआ है तो लॉगिन पेज पर मुझे पुश कर दिया गया, राउटर डॉट पुश लॉगिन पर भेज दो। तो आपको ये चीज़ समझ आई कि ब्राउज़र अपने हिसाब से वो स्टेटस कोड लिख रहा है। अब ये तो खैर नेटवर्क का टैब है। इस नेटवर्क के टैब में आप देख सकते हैं कि यहाँ फ्रंट एंड से अगर कोई चीज़ सर्वर, किसी के सर्वर तक जा रही है, तो आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। चले ऐसे बंद करते हैं। हम अभी कहाँ पर हैं, हम अभी लॉगिन पर हैं। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? अच्छा, अब हम लॉगिन के पेज में हैं। और लॉगिन के पेज में हमारे पास क्योंकि अकाउंट है, अब मेरे पास ताहा भी है, एलेक्स भी है, अहमद भी है। किसी भी अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ मैं एलेक्स के अकाउंट से लॉगिन करता हूँ @gmail.com। और पासवर्ड में मैं यहाँ पर लिखता हूँ Alex1234। लॉगिन करते हैं। लॉगिन करेंगे तो एक सेशन आईडी हमें मिलेगी, मैं आपको इंस्पेक्ट में दिखाता हूँ। आप जाएंगे मेमोरी, आप जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर, कुकीज़ के अंदर, यहाँ पर आपको सेशन आईडी मिलेगी। ऑलरेडी एक सेशन आईडी यहाँ पर है, आप देख रहे हैं, इसको क्लिक करूं, इसकी सेशन आईडी याद रखिएगा क्या है, 505B C, 505B और C। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो अब आपकी सेशन आईडी क्या बन गई है, 19CFDC। मतलब वो पुरानी सेशन आईडी को हटा के कुकीज़ के अंदर नई सेशन आईडी सेट कर दी है उसने, ये भी ठीक है। तो हम हो गए लॉगिन। अच्छा, लॉगिन के अंदर भी ऐसी लॉजिक जरूर लिखी होगी कि अगर ये बंदा लॉगिन हो जाए तो इसे होम के ऊपर भेज दिया जाए, होम के पेज पर भेज दिया जाए। ये चीज जरूर लिखी गई होगी, लेकिन उस होम के कोड में कोई मसला होगा तभी हम जा नहीं पा रहे। तो हम अगला काम क्या करें,
होम का कोड चेक होम करेंगे। होम का कोड चेक करेंगे। होम का होम का राउट ठीक करेंगे। ठीक करते हैं जाके फ्रंट एंड का कोड, सारी फाइलें बंद करते हैं, सबको कोलैप्स करते हैं, फ्रंट एंड में आते हैं, ऐप को खोलते हैं, होम के अ, इस वाले फोल्डर को खोलते हैं, इसके page.tsx में जाते हैं। आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या ठीक करेंगे, अपनी एपीआई को। हमारी जो एपीआई। एपीआई है वो, ये सबसे पहले एपीआई को मिटाते हैं, इसके पोर्ट को ठीक करते हैं। हेडर के बाद यहाँ पर हम क्या इंक्लूड करेंगे, यहाँ क्या लिखना है हमें, क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स। ताकि हमारा ब्राउज़र जो है वो कुकीज़ को सर्वर तक भेजे। ठीक है, तो ये इसके लिए है। अच्छा, अगर डाटा आया तो फिर क्या होगा, डाटा दिखा दिया जाए। ये जो आप पूछ रहे थे ना कि यूजर स्टेटमेंट सेट करेंगे, तो ये देखें यहाँ पर, अगर होम की एपीआई चली, सब कुछ ठीक चला, तो जो जवाब यहाँ से आए उसको डाटा के वेरिएबल में रखो, और इस डाटा को किसके अंदर सेट कर दो, एक यूज स्टेट के अंदर सेट कर दो। यूजर के नाम का एक यूजर स्टेट बनाया है। आए जरा यूजर के नाम का यूजर स्टेट देखते हैं। आप ये देख रहे हैं यूजर के नाम का यूजर स्टेट है, और बाकायदा इसके अंदर किस शक्ल में डाटा आएगा उसके इंटरफेस को भी बनाया है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कोड किया है इसने, जेमिनाई ने, कि इसने इंटरफेस को भी बनाया है, एप्लीकेशन इसने के डाटा बारे टाइप को भी लिखा है, सब कुछ ठीक लिखा है। यहाँ पर चेकिंग भी की है। और अगर कोई गड़बड़ है इस एपीआई को चलने में, जो कि अभी हुई भी थी गड़बड़, तभी हम लॉगिन से हमें जाना था, लॉगिन करने के बाद फौरन इस लाइन के मुताबिक, पुश वाली लाइन कहाँ गई, ये रही, इस लाइन के मुताबिक हमें कहाँ जाना था, नहीं सॉरी, आप अभी उस पे, उसमें होम के पेज में खड़े हैं ना। आप ज़रा लॉगिन के पेज से सोचें। लॉगिन के पेज में आपको पुश करके कहाँ भेजा गया होगा, होम के पेज पर। और होम के पेज पर आप जैसे ही आए तो ये एपीआई ने दे दिया एरर चलते हुए। तो यहाँ आपने साफ साफ लिखा है कि अगर इस ट्राई के कोड में कोई भी गड़बड़ हो तो कैच आपको क्या करेगा, उठा के लॉगिन के पेज पर लॉगिन के पेज पर वापस भेज रिडायरेक्ट देगा। कर देगा। हम्म। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर पढ़ के समझ आ रही है कि ठीक है। अब उसके बाद जो है, एक और एपीआई कॉल की गई है। ये एपीआई कॉल किस लिए है, ये एक हैंडल लॉग आउट है। इसके मतलब एक बटन बनाया होगा लॉग आउट के नाम का, उसके ऊपर इस एपीआई को कॉल करवा रहा है ये। आए ज़रा फ्रंट एंड में बटन ढूंढते हैं, ये रहा बटन, इसका नाम है लॉग आउट। इसके ऊपर हैंडल लॉग आउट का क्या चलाया गया है, कॉल बैक फंक्शन। इस कॉल बैक फंक्शन को यहाँ आप देख सकते हैं, ये है कॉल बैक फंक्शन वो, ये है कॉल बैक फंक्शन। और इसके अंदर इसने क्या करा है कि जब भी कॉल बैक लॉग आउट का बटन प्रेस होगा तो क्या होगा, वो लॉगिन के पेज पे वहां यूजर रिडायरेक्ट लॉग हो इन जाएगा। कर जाएगा। नहीं, जब भी लॉग आउट का बटन ये प्रेस होगा तो एपीआई कॉल होगी। अच्छा अच्छा। और एपीआई को ठीक कर लेते हैं हम, एपीआई से ये एपीआई मिटाएंगे और इसके पोर्ट को ठीक करेंगे। दोबारा बताएं, जब भी लॉग आउट के बटन को हम कॉल करेंगे तो क्या क्या करेगा ये, एपीआई कॉल करेगा। एपीआई कॉल करेगा। ये कॉल एपीआई करेगा। एपीआई कॉल करेगा। कौन से एपीआई को कॉल करेगा, लॉग आउट। लॉग आउट वाले एपीआई को लॉग कॉल आउट के। करेगा। और लॉग आउट वाले एपीआई को कॉल करते थे तो हम क्या करते थे, आए जरा बैक एंड देखते हैं। कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर की फाइल, नीचे सबसे नीचे होगा, नहीं हाँ ये रहा लॉग आउट। क्या करते हैं आप यहाँ पर, इससे आईडी लेते हैं, इससे आईडी ले रहे हैं आप,
इससे क्या ले रहे हैं, सेशन आईडी ले रहे हैं। फ्रंट एंड के ऊपर जाकर पहला काम तो ये करें कि आईडी भेजने वाला जो कोड है क्रेडेंशियल को इंक्लूड लाजमी दें, ताकि वो आईडी ले रहे हैं, हमने अभी देखा तो हमने यहाँ पर आईडी भेजने वाला कोड लिख दिया है फ्रंट एंड के ऊपर। आए वापस बैक एंड पे चलते हैं। क्या कर रहे हैं आप इसमें, अपडेट कर रहे हैं। अपडेट करके क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में अपने सेशन को फॉल्स कर रहे हैं। एक्सपायर कर रहे हैं, फॉल्स कर रहे हैं। अपने सेशन को एक्सपायर कर रहे हैं। और एक्सपायर कुकी को क्या कर रहे हैं, क्लियर। क्लियर क्लियर कर रहे कर हैं। रहे हैं। और एक मैसेज भी दिखा रहे हैं लॉग आउट का कि आप लॉग आउट हो लॉग गए। आउट का। अब फ्रंट एंड पे वापस आते हैं। अब मुझे बताएं कि लॉग आउट के बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, दोबारा बताएं। एपीआई लॉग कॉल आउट की होगी। API एपीआई आगे कॉल होगी, और उस एपीआई एपीआई कॉल होगी, कॉल के सेशन आईडी बैकएंड में, एक्सपायर हो जाएगी। जी, उस बैकएंड की एपीआई के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे ही बटन कॉल करेंगे तो एपीआई कॉल होगी और पीछे पीछे क्या हो रहा होगा, सेशन आईडी लेगा सेशन आईडी सेशन सेशन आईडी एक्सपायर हो गई, एक्सपायर खत्म हो जाएगी। अपडेट की होगी डिलीट हो जाएगी। और क्लियर और क्लियर कुकीज कुकी। क्लियर हो जाएगी। तो और लॉग आउट हो जाएगा। ये सब होगा पीछे, एक बटन प्रेस करेंगे ये होगा। राउटर डॉट पुश के मतलब है कि फिर आपको लॉग आउट जैसे ही बटन आपका ये एपीआई सक्सेसफुल चल जाए, उसके बाद क्या किया जाए आपके साथ, आपको वापस लॉगिन पे ले आए। लॉगिन के पेज पर लेकर जाइए। और उसके बाद आपको, अगर आपके एपीआई के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो ट्राई का एरर कैच में आता है और इसमें लिखा आएगा कि लॉग आउट फेल्ड, या इस टाइप का जो भी एरर बनता है वो आपके console डॉट एरर में सर्वर में दिखा दिया जाएगा। तो क्या हमें लॉग आउट के बटन की फंक्शनैलिटी समझ आई? अगर आ गई है तो आए ज़रा इसे ट्राई करते हैं, दोबारा से करते हैं लॉगिन, क्योंकि हमारा जो होम है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, उसके अंदर एरर होने की वजह से, एपीआई का जो पाथ है वो गलत होने की वजह से। आए दोबारा लॉगिन करते हैं। तो मैं फिर सवाल पूछूंगा आपसे कि अगर मैं जाऊं अपने एप्लीकेशन में कुकीज़ के अंदर, तो यहाँ पर जो सेशन आईडी दिख रही है, अगर मैं लॉगिन करूंगा तो ये सेशन आईडी ये पुरानी रहेगी या नहीं आ जाएगी यहाँ पर खुद ब खुद? नहीं आएगी, नहीं इससे आएगी। आ जाएगी। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, TAH1234 लॉगिन किया, सेशन आईडी चेंज हो गई है। आप कहाँ पर आ गए अब, लॉग आउट। लॉग आउट के पेज पे, लॉगआउट के पेज पे नहीं, ऊपर यूआरएल पढ़ें। होम पे आ गया, लॉग होम आउट के हो गया। पेज पे। होम पे आ गया, होम डैशबोर्ड के पे। पेज पर आ गया, और होम के पेज के अंदर एक बटन को बनाया गया है जिस बटन के ऊपर लॉग आउट की एपीआई कॉल की गई है। लॉग आउट का कोई अपना पेज नहीं है, होम का पेज है जिसके अंदर लॉग आउट का बटन है, उस लॉग आउट के अंदर हो लॉग आउट की एपीआई कॉल करवाई गई है। तो फ्लो कैसा सर बना? ये ऐसा क्यों है? सर ये ऐसा इसलिए सर क्योंकि इसका जो कलर है थोड़ा कर लेते हैं सही, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, तो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में यहाँ पर वाइट कलर का जो इसने बैकग्राउंड दिया है इसे, वो मुझे ज़रा ढूंढना है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। तो वेलकम, ये है बीजी वाइट, यही होगा। अगर मैं इसे ब्लैक कर दूं तो इसका क्या इफेक्ट होगा यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, ये इसका है, ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं। यहाँ पर कोई बीजी है जो आपको यहाँ पर ग्रे 100, ठीक है ठीक है, तो ये चेंज होगा। ये वाला जो बीजी है ना, इसे चेंज करना है, उस कलर को लेकर आए दोबारा वहां से जाकर किसी भी फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड में जाते हैं, ऐप में जाते हैं, लॉगिन में जाते हैं, पेज डॉट ESX में जाते हैं, ये उठा लेते हैं बीजी, और ये वाला हेक्स कलर कॉपी करते हैं, बंद करते हैं इसे, अपने इस फाइल में आके ग्रे वाले से रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ जाएंगे तो आपको सेम बैकग्राउंड कलर मिलेगा, और आपका जो भी डायलॉग बॉक्स है जो सेंटर में, वेलकम और ईमेल, ईमेल के सामने अगर आप ईमेल लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं लिखना चाहें तो, मैं नहीं चाहता ईमेल नज़र आए, क्योंकि ईमेल के बाद तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहे। तो आए ज़रा इसके पी को ही गायब कर देता है। ये पी किसके अंदर है, ये पी है इस डिव के अंदर। हमें ना तो पी चाहिए ना डिव चाहिए, दोनों को मिटा दें।
ईमेल गायब हो गया। अब एक वेलकम है, वेलकम के बाद मैं लिखना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ यूज़र नेम भी जाहिर है वो नहीं दिखा रहे। तो क्या वजह है यूज़र नेम ना दिखाने की? उसके लॉजिक को हमें ठीक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या हमने यूज़र नेम को भेजा भी है वापस, या हम जिस तरीके से निकाल रहे हैं वो तरीका गलत है निकालने का। इसे हम कर लेंगे ठीक। अभी फ़िलहाल मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाह रहा, तो मैं यहाँ पर कहूँगा वेलकम टू वेबसाइट। ये एक स्टैटिक हेडिंग लगा दी है मैंने, वेलकम टू वेबसाइट। तो वेलकम टू वेबसाइट है और लॉग आउट का बटन है। आइए ज़रा देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। हमारी समझ के मुताबिक यहाँ पर जो सेशन आईडी नज़र आ रही है आपको, अगर मैं लॉग आउट के बटन को क्लियर करूँ तो ये सेशन आईडी गायब हो जानी चाहिए। क्या आप इस बात को मानते हैं? जी सर। चेक जी करते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता। ये जो भी हो रहा है बैकएंड से हो रहा है। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, सेशन आईडी गायब हो गई। कुकी देखें सर। जी। कुकी के अंदर सेशन आईडी गायब हो गई ना, देखें कुकी के अंदर ही हूँ मैं। जी सर। जी और आपको कहाँ वापस भेज दिया गया लॉग आउट करते ही? लॉग इन के पेज जी पे। लॉगिन करो। लॉग इन के पेज में। तो आपको ये अच्छा लगा फ्रंट एंड बैक एंड से कनेक्ट करके, वो भी पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल के डेटाबेस के साथ।